नेक्स्ट कहाँ पर थे, कहाँ पर? अच्छा हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि जो कोशिका सेल वॉल होती है, एक कोशिका की सेल वॉल दूसरे कोशिका की सेल वॉल से जुड़ी होती है, ठीक है। उसकी जो प्राथमिक सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, वो दूसरे कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल से एक मध्य पटल होता है, उसके माध्यम से जुड़ी होती है। जो सीमेंट का काम करता है उसका काम ही होता है कोशिकाओं को जोड़ने का, ठीक है, कोशिकाओं को जोड़ने का काम ही होता है। तो उसी के आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। कोशिकाओं की परिपक्व अवस्था में, कोशिकाओं की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल घुल जाता है। मध्य पटल घुल जाता है, मध्य पटल घुल जाता है, जिसमें कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं, जिसमें कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं, जिसमें कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। यही कारण है कि कच्चे फल कड़े रहते हैं और पके फल मुलायम हो जाते हैं। यही कारण है कि कच्चे फल कड़े रहते हैं और पके फल मुलायम हो जाते हैं। क्लियर? यही कारण है कच्चे फल कड़े रहते हैं और पके फल मुलायम रहते हैं। मध्य पटल बना किससे होता है ये भी लिख लीजिए। मध्य पटल किससे बना होता है ये भी लिख लीजिए। मध्य पटल की रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, मध्य पटल की रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेसस द्वारा होती है। पेक्टेसस द्वारा होती है। यह दोनों विस्कस तथा जिलेटिन नामक पदार्थ के रूप में रहते हैं। यह दोनों विस्कस तथा जिलेटिन पदार्थ के रूप में रहते हैं। तो ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इससे संबंधित जो भी जानकारी थी वो कंप्लीट। इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके गलत, ठीक है। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कच्चे फल होते हैं वो क्यों कड़े हो जाते हैं, क्यों कड़े रहते हैं, पके फल क्यों मुलायम हो जाते हैं, तो आप बता दोगे क्या कारण होता है उसका। कोशिका भित्ति ही यही मेन कारण होता है, मध्य पटल का ढीला हो जाना। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट डालिए प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको क्या लग रहा है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसमें भी ये है प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर सबसे, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या कार्य होगा इसका? किसी भी चीज को, किसी भी अणु को अंदर आने जाने से रोकना, ठीक है। अच्छा, जो अंदर है वो बाहर न जा पाए दरवाज़ा खोल के, ठीक है। हाँ, लिखिए इसी बात को। ये रेड कलर की दिख रही है आपको, बीच वाली, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा होती है। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला, जो नाम बोल लीजिए इसको, जीव कला, जो बोलना हो बोल दीजिए, कई नाम है इसके, जीव कला भी बोलते हैं, घबरा मत जाइएगा कि ये कौन आ गया, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य की वह बाहरी सीमा है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के, जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर जाने पर नियंत्रण रखती है, अंदर जाने पर नियंत्रण रखती है, अंदर जाने पर नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव्य में
तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखने में मदद करती है। आयनों की सांद्रता को बनाए रखने में मदद करती है। आयनों की सांद्रता को बनाए रखने में मदद करती है। प्लाज्मा झिल्ली को जीवकला, इसके दूसरे नाम भी लिख लीजिए, जीवकला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। इसी का नाम है, दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली का ही दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा भी है। प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यदि हम वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कोशिका की सबसे बाहरी रचना है और उसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन इसमें देखिए, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी रचना है। इसमें सबसे बाहर है क्या? इसमें सबसे बाहर है नहीं, है ना? तो ये चीज़ आप जानते भी हो, लेकिन लिख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है। जबकि वनस्पति कोशिकाओं की यह दूसरी परत है। देख रहे हैं, पहली परत ये है, दूसरी परत ये है। वनस्पति कोशिकाओं की यह दूसरी परत है। यह वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, कहीं किसी में काइटिन की, किसी में लिपिड्स की। इसमें किसकी होती है? ये केवल प्रोटीन और वसा की बनी होती है, याद रखिएगा। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है तथा कुछ कोशिकाओं की झिल्ली में थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं की झिल्ली में थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ प्रमुख क्रियाओं के संपन्न करने में सहायता करती है। अभी कौन कौन सी क्रिया है लिख लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली कुछ प्रमुख क्रियाओं को संपन्न होने में सहायता करती है। नंबर एक पारगम्यता, है ना, आना जाना देखती रहती है। परासरण, अभी परासरण मैंने बताया क्या होता है ना, किशमिश का फूल जाना परासरण है। कम से अधिक, पानी कम सांद्र है, किशमिश के अंदर जाएगा तो ज़्यादा सांद्र हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सांतक मतलब होता गाढ़ापन। सेंट की शीशी में क्या है? सांद्रता ज़्यादा है, कमरे में फैल गया, कम सांद्र हो गया, तो परासरण। ठीक है। विसरण, डिफ्यूजन, विसरण, हाँ उसी का उल्टा, परासरण का उल्टा विसरण होता है। उल्टा सीधा तो खूब जानते हैं, है ना।
उल्टा सीधा क्रॉल। नेक्स्ट है सक्रिय आवागमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी कार्य करती है। सक्रिय आवागमन, पारगम्य झिल्ली है इसलिए। प्रोटीन संश्लेषण में भी ये सहायता करती है। प्रोटीन संश्लेषण पढ़ाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा उसका, एनिमेशन में हम देखेंगे कैसे प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो ये काम है इसके, किसके, इसी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीव द्रव्य, ये आ गया जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग जो है ना एक काम कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, इसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींच करके आप इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप में क्लियरली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। दिख रहा है जितना भी कोशिका के अंदर मटेरियल है, अब इसमें ये दिख रहा है ना, डॉट 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 डॉट, ये पूरा लिक्विड है, सेमी लिक्विड चीज़ है ना, सेमी लिक्विड है, और यही है जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दो आदमी थे, एक का नाम है परकिंजे, ठीक है, और एक का नाम है HB मोहल। इन्होंने पहली बार इस पदार्थ का नाम क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म कहा। लिख लीजिए इनका भी नाम। इसलिए जीव सर्वप्रथम पुरकिंजे लिखना पड़ेगा कि लिख लेंगे, ज़्यादा है नहीं कुछ। पुरकिंजे, समयावधि लिख लीजिए 1840 कोष्टक में, तथा HB मोहल समयावधि लिख लीजिए 1846 1846 ने इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। हाँ, HB मोहल ने इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण लिख लीजिए, जीव द्रव्य के भौतिक गुण। आपका भी प्रोसेसर ठीक नहीं काम कर रहा। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दोनों देखेंगे प्रोटोप्लाज्म के। सबसे पहले भौतिक गुण। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हिस्से का, हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि सबसे जीवन का इसी में आपको, वो तो सेंसिटिविटी होती है आपकी, उस एरिया की सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी जाती है, संवेदनशीलता आपके मस्तिष्क तक उसका प्रभाव नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो हाँ इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भौतिक आप पढ़ते ना, जल के भौतिक गुण क्या पढ़ते थे आप? रासायनिक गुण, और क्या पढ़ते थे? जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी, ऐसे कुछ पढ़ते थे ना, वही तो लिखना है, लिख लीजिए। जीव द्रव्य रंगहीन, अर्ध पारदर्शक, जीव द्रव्य रंगहीन, अर्ध पारदर्शक, अर्ध तरल सेमी लिक्विड पदार्थ है। इसमें 60 से 80% पानी होता है, जल होता है। हाँ, जेली टाइप होता है, खाते थे ना बचपन में जेली, वैसे ही होता है। ठीक है, हाँ इसमें 60 से 60 to 80, 8 से नहीं 60 से, इसमें 60 से 80% जल होता है, जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। क्या क्या घुला होता है? शक्कर, नमक, खनिज लवण, है ना, आयन्स होते हैं बहुत सारे। लिख लीजिए, जीव द्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ, जीव द्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ आयन्स या अणु के रूप में रहते हैं।
आयंस या अणु के रूप में रहते हैं, इसलिए इस घोल को क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। इसलिए इस घोल को क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। किधर रह गए? जीव द्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ आयन या अणु के रूप में रहते हैं, आयन या अणु के रूप में रहते हैं। इस प्रकार इस घोल को क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। जीव द्रव्य में घुले हुए अनेक कार्बनिक पदार्थों, जीव द्रव्य में घुले हुए अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन और वसा, प्रोटीन एवं वसा के कण अणुओं से बड़े होते हैं, के कण अणुओं से बड़े होते हैं, क्योंकि ये कई अणु समूहों से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये कई अणु समूहों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार इस घोल को कोलाइडल घोल कहते हैं। इस प्रकार इस घोल को कोलाइडल घोल कहते हैं। कोलाइडल घोल कहते हैं। उसमें घुलित कणों को कोलाइड्स कहते हैं। उसमें घुलित कणों को कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जीव द्रव्य क्रिस्टलो कोलाइड्स घोल है। जीव द्रव्य एक क्रिस्टलो कोलाइड घोल है। क्रिस्टलो यानी क्रिस्टलीय घोल भी है और कोलाइड्स घोल भी है, दोनों को मिला दीजिए, क्रिस्टलो कोलाइड घोल है। 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 क्लियर? समझ में आ गया? चलो, कोलाइडी घोल भी है और क्रिस्टलीय घोल भी है। क्रिस्टलीय घोल किस कारण से है? जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ जैसे नमक में कार्बन है क्या? NaCl में कहीं दिख रहा है कार्बन? शक्कर रहेगा। क्या होता है? रासायनिक शोध हाँ है। इसके अलावा खनिज मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन तत्व नहीं होता, वो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ नहीं होता, मैं यही बोलने वाला था। हाँ, वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, और जिसमें कार्बन के प्रतिरूप होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो किस रूप में? आयंस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl क्या होता है? टूट जाएगा, N+Cl- में टूट जाएगा, है ना? तो आयंस के रूप में रहते हैं, मुक्त रूप से। पढ़ा है ना ये सब चीज़ें, तो जानते हो ना। जल में आपने नमक को डाल दिया, 2 आयनों में टूट जाता है वो, N+C- में, ठीक है। तो वो क्या होता है? आयंस के, इसलिए उसे क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, प्रोटीन वसा, वो बड़े बड़े अणुओं के रूप में रहते हैं, इसे कोलाइडी घोल कहते हैं। तो इसलिए क्या है ये जीव द्रव्य? क्रिस्टली कोलाइडी घोल है। कैसा घोल है? क्रिस्टली कोलाइडी घोल है ये। क्लियर? क्रिस्टली कोलाइडी घोल कहते हैं इसको। नेक्स्ट, कोलाइडी घोल 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ, कोलाइडी घोल 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो एक दूसरे में आसानी से बदल सकता है। अब कौन कौन से हैं? आप लोग आमतौर पे ये सब चीज़ें प्रयोग भी करते हो, मैं थोड़ा सा कोलाइडी घोल समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ समझो, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। केमिस्ट्री या फिजिक्स का है, ये है, ये सॉलिड क्यों है? सॉलिड इसलिए क्योंकि अणु बहुत नज़दीक हैं,
जितना नज़दीक अणु रहेगा उतना ज़्यादा कठोर हो जाएगा, उतना ही सॉलिड हो जाएगा। अणु जितना ही दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होता जाएगा, मुलायम होता जाएगा। अणु बहुत ही दूर चले जाएंगे, गैस में बदल जाएगा। अणु उड़ने लग जाएं, दिखाई एक दूसरे के अणु, तो क्या होगा, गैस में, पानी में क्या होता है, जब बड़े नज़दीक होते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, थोड़ा दूर जाते हैं तो लिक्विड हो जाता है, थोड़ा और दूर चल गए दिखाई नहीं देता, भाप में बदल जाता है ना। तो वैसे ही कोलाइडिक होल्स में भी, जेल आपने देखा है ना, बालों का जेल लगाते हो, खाते भी हैं जैम के रूप में, उसमें होता क्या है, वो क्या होता है, उसमें अणु जो होते हैं थोड़ा नज़दीक होते हैं, ठीक है। और जब अणु बहुत ज़्यादा, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, वो अलग चीज़ है, अलग फॉर्म भी होती है, फैट अलग फॉर्म होती है, ऑयल जो होते हैं फैटी फॉर्म होते हैं, वाटर बॉडी हो गया, सब लिक्विड है ये, ठीक है। तो अणु दूर है, जितना अणु दूर रहेंगे उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा, उतना ज़्यादा ढीलापन होगा उसमें, जितना अणु नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा वो वस्तु कठोर होगी, ठीक है। तो कोलाइडी मैंने आपको दो प्रकार के बताया। पहला प्रकार लिखे सॉल, सॉल, सॉल SOL, या सॉल, ओढ़ने वाला सॉल नहीं, ठीक है, इस तरह वाला सॉल, उसके ऊपर बिंदु रहेगा, ऐसे लिख लीजिए सॉल, सॉल, ठीक है, सॉल। इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडी अणु होते हैं वो कोलाइडी अणु बहुत दूर दूर होते हैं, यत्र तत्र बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या रहेगा, ये ज़्यादा द्रव्य, ज़्यादा तरल रहेगा। लिख लीजिए इसके बारे में, ये अर्ध तरल अवस्था में होता है, ये अर्ध तरल अवस्था में होता है। इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर दूर बिखरे होते हैं, इसमें घुले कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर दूर, इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर दूर बिखरे होते हैं। नेक्स्ट है जेल, दूसरा प्रकार है जेल। यह गाढ़ा एवं अर्ध ठोस होता है, आधा ठोस, यह गाढ़ा एवं अर्ध ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है, यानी ठोस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तरल भी नहीं है, लेकिन बीच वाली अवस्था। जैसे कि गूदा होता है ना, फलों का गूदा, ना ज़्यादा ठोस होता ना ज़्यादा तरल होता है, ठीक है, आराम से जो है काट के आप खा सकते हो। तो ये क्या है, जेल है, ये गाढ़ा और अर्ध ठोस होता है, क्योंकि इसमें घुलित कार्बनिक पदार्थों के अणु अधिक निकट तथा आपस में जुड़े रहते हैं, अधिक निकट एवं आपस में जुड़े रहते हैं, अधिक निकट एवं आपस में जुड़े रहते हैं। सॉल के अंदर, सॉल के अंदर कण एक दूसरे से टकराकर, कण एक दूसरे से टकराकर, एक दूसरे से टकराकर इधर उधर गति करते हैं, एक दूसरे से टकराकर इधर उधर गति करते हैं। स्क्रीन सेवर देखा होगा, ये पहले के एक स्क्रीन सेवर जो हम मोबाइल पे लगाते थे उसमें बहुत सारे बबल्स होते थे, कोई एक दूसरे टकरा के इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है ना, जैसे टकराते थे कहीं कोई जाता था। ये कैसी गति है, ये एक तरीके से भटकाव भरी गति है, उसे पता ही नहीं किधर जाना है, जिधर दिशा मिल गई उसी उधर ही जाना है। इसको बोलते हैं ब्राउनी गति या यादृच्छिक गति, यानी ऐसी गति जिसमें दिशा का कोई निश्चित निर्धारण नहीं होता। तो यहाँ पर सॉल के अंदर के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, इधर भागते रहते हैं, इसे बोलते हैं ब्राउनी गति। लिख लीजिए, कणों की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति के कारण, जब इस तरह की गति होगी तो क्या होगा, इस गति के कारण जीव द्रव्य में घुलित अणु या कण तल पर बैठ नहीं पाते, जीव द्रव्य पे घुलित कण तल पर बैठ नहीं पाते, जिधर से टकराते उधर ही से इधर उधर भागते रहते हैं। तो जब हमेशा मूवमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, कभी एक जगह स्थिर नहीं हो पाएगा। ये जीव द्रव्य हमेशा गतिशील रहता है। यदि कभी माइक्रोस्कोप से आप नज़दीक से देखेंगे इसमें हलचल चल रही होती है। वो हलचल कौन करता है, यही कण करते हैं, ये ब्राउनियन गति करते रहते हैं। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। हलचल बंद तो मतलब आदमी बंद, ठीक है, कोशिका डेड हो गई, मृत्यु की निशानी हो जाए कोशिका की।
लेकिन जो जीवित कोशिका होगी उसमें जीव द्रव्य सक्रिय अवस्था में रहेगा, गति करता रहेगा, स्पंदन करता रहेगा। ठीक, हाँ। नेक्स्ट, ये हो गए आपके भौतिक गुण। नेक्स्ट है जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। अच्छा, रासायनिक गुण में क्या पढ़ते हैं? जैसे मैं जल का रासायनिक गुण आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? बोलोगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक रेशियो में मिले हुए हैं दोनों, 1:2 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है ना। तो ऐसे करके आप बताओगे। तो यहाँ भी यही तो जानेंगे कि किस तरीके के इसमें तत्व पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में होता क्या क्या है, यही तो जानना है। तो लिख लीजिए, जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है। जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, सल्फेट इत्यादि पदार्थ भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इत्यादि पदार्थ भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इत्यादि पदार्थ भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया आपका जीव द्रव्य कंप्लीट। सब ठीक ठाक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, रिक्तिकाएं। तीसरा भाग मैंने यही तो लिखवाया है। कोशिका भित्ति हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली वगैरह हो गया, जीव द्रव्य हो गया। नेक्स्ट है रिक्तिकाएं। ठीक है, रिक्तिकाएं ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये रिक्तिकाएं ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब एक चीज़ है, नई कोशिका होगी तो छोटा होगा, ये बड़ी कोशिका हो जाएगी, थोड़ा विकसित कोशिका हो जाएगी तो ये बड़ा बन जाएगा, है ना। कोशिका ये थोड़ा ना कि आज ही पैदा हुई कल ही मर गई, ऐसा थोड़ा ना होती है, ऐसा थोड़ा ना होता। उसका एक अवस्था, एक लाइव, एक कोशिका चक्र होता है, जीवन चक्र होता है कोशिका का। उस निश्चित जीवन चक्र में उसका समय और मृत्यु, जन्म और मृत्यु होता रहता है। नई कोशिकाएं बनती रहती, पुरानी कोशिकाएं, तभी तो हमारा शरीर देखते हैं ना, आए दिन खिलता चला जाता है, चेहरे की स्किन की कोशिकाएं। ठीक है, लेकिन बुढ़ाते तक क्या आता है? यही कोशिकाएं डेड होना, वही झुर्रियाँ पड़ना, शरीर लटक जाना त्वचा का। और आपके बॉडी में जब देखते ना, जैसे कि अंदर बॉडी में बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें खाते पीते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं ना, इस पर इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे चेहरे में रिंकल्स निकल आते हैं। ये क्या होता है, क्या कारण होता है? जब आप कुछ खाते पीते हो या धूल मिट्टी डस्ट वगैरह आपके बॉडी पे लगती है, ठीक है, उससे आपके अंदर की कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रभावित हो जाती हैं। और जब प्रभावित होती हैं तो वो जितनी डस्ट मिट्टी धूल जो कुछ भी है, फोड़ा फुंसी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो निकाल देती हैं। गंदगी पूरी जितनी होती है वो उसके माध्यम से निकल जाती है बॉडी की। जब उनको अंतिम उपाय कोई नहीं निकलता तो वो फिर छेद ही कर देती हैं। ठीक है, छेद करके उसको बाहर निकाल देती हैं आपके, समझ रहे हैं। तो रिक्तिकाएं ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तरुण कोशिका में इनका आकार छोटा एवं संख्या अधिक होती है। तरुण कोशिका में आकार छोटा और संख्या अधिक होती है, जबकि बड़ी कोशिकाओं में, या परिपक्व कोशिका लिखना ज़्यादा अच्छा है रहेगा, जबकि परिपक्व कोशिका में इनका आकार काफ़ी बड़ा और संख्या कम हो जाती है। इनका आकार काफ़ी बड़ा एवं संख्या कम हो जाती है। ऐसे कैसे आकार छोटा बड़ा हो जाता है? ये आपस में मिल जाती हैं, मिल के एक बन जाती हैं, दो बन जाती है, तीन बन जाती है, पहले छोटी छोटी रहती है। काफ़ी बड़ा और संख्या कम होती है।
रिक्तिकाएं विभिन्न आकारों की पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं विभिन्न आकारों की पाई जाती हैं, कोई निश्चित नहीं है कि यही इसका स्वरूप रहेगा। अब ये रिक्तिका है, ठीक है। रिक्तिका एक तरीके से ये समझिए कि यहाँ पर कोशिका के अंदर, ये तो मैंने बना दिया, ऐसे करके मैंने बना दिया, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था, ये लीजिए मैंने हटा दिया। ये तो मैंने बनाया था, नहीं बनाता तो आप कहते क्या कर दिया, ये जगह क्यों खाली है, ये हटा दिया। ये कुछ ऐसा होता है, जगह रिक्त है, कोशिका के अंदर जगह रिक्त है, खाली मैदान पड़ा है, आइए सेमिनार कीजिए, ठीक है। तो ये खाली जगह है यहाँ पर। तो चारों तरफ से किसने घेर रखा है इसको, रिक्तिका को किसने घेर रखा है, चारों तरफ से किसने घेर रखा है, कोशिका द्रव्य ने। बिल्कुल सही बात, समझदारी भरी बात, ठीक है, लिख लीजिए इसी बात को। रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत एवं झिल्ली के रूप में पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत एवं झिल्ली के रूप में पाई जाती है। पतली परत एक झिल्ली के रूप में पाई जाती है, झिल्ली के रूप में पाई जाती है। जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है दो चीज़ें होती है, टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस। ये है टोनोप्लास्ट बाहर का, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अथवा रिक्तिका कला, बगल में लिख लीजिए रिक्तिका कला। कला मतलब समझ आया ना, वही जीव द्रव्य कला, रिक्तिका कला जो चार तरफ से उसे घेर लिए। केंद्रक कला, कला का मतलब है जो चार तरफ से उसे घेरे हो, उसे कला हो। रिक्तिका कला, रिक्तिका कला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में, रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। कुछ दिख रहा है काला काला, रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। स्वैप रिक्तिका रस कहते हैं, जिसे रिक्तिका का रस कहते हैं। खनिज लवण जैसे नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, खनिज लवण जैसे नाइट्रेट्स, ये सब खनिज लवण ही तो होते हैं। नाइट्रेट्स हो गया, क्लोराइड्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, खनिज लवण ही है ना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एमाइड्स, एमाइड्स एमिनो अम्ल्स, प्रोटीन, प्रोटीन कार्बनिक अम्ल, विभिन्न रंग एवं द्रव्य, विभिन्न रंग द्रव्य एवं अवशिष्ट उत्पाद आदि पाए जाते हैं। विभिन्न रंग द्रव्य एवं अवशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका रिक्तिका। हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जीव द्रव्य के दो भाग हैं, इस पे आएंगे। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा देर का ब्रेक, और फिर इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, फिर उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ बाद में करेंगे। ठीक है, तो लिखिए जीव द्रव्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। नेक्स्ट, जीव द्रव्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और नंबर 2 है आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी
न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं उसे। देखो अब एक बात समझो, मेरी पूरी बात समझो, 2 मिनट रुक जाओ, अब इसे अच्छे समझ लेते हैं ताकि एक टॉपिक तो समझ में आ जाए। ये आपकी पूरी कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ कोशिका कला है, ठीक है, सेल वाल है, कोशिका कला है। ये पूरी कोशिका कला के अंतर्गत जो भी चीज़ आता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन इस जीव द्रव्य में ये भी आता है, अंदर का हिस्सा भी आता है। जीव द्रव्य का हिस्सा ही क्या है, केंद्रक भी है, जीव द्रव्य का हिस्सा ही कोशिका द्रव्य भी है। इस जीव द्रव्य में, इस पूरे जीव द्रव्य में जिसको मैंने पढ़ा दिया, इस पूरे जीव द्रव्य में केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर ये जो आप दिख रहे हैं ना, यही है कोशिका द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में कुछ अंतर दिख रहा है? कोशिका द्रव्य क्या है? सब कुछ है, पूरे को कोशिका द्रव्य भी कहेंगे केंद्रक कला के अंदर का। लेकिन कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे? केंद्रक और केंद्रक कला के बीच, केंद्रक और कोशिका कला के बीच का जो हिस्सा है वह है कोशिका द्रव्य। नहीं समझे? ना समझे? अरे भैया जीव द्रव्य में सब कुछ आएगा, केंद्रक भी आएगा, उसके अंदर का ये भी आएगा। कोशिका द्रव्य में केवल केंद्रक छोड़िए, बाहर का जितना मटेरियल है वो आएगा। समझ गए? तो जीव द्रव्य अलग चीज़ है, कोशिका द्रव्य अलग चीज़ है, ठीक है। जीव द्रव्य अलग, जीव द्रव्य होलिस्टिक पूरे की बात कर रहा है ना, और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य में बाहर की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, नहीं लोग जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य को एक ही समझते हैं। बहुत समय तक मैं भी समझता था, जब खुद अध्ययन किया तब पाया कि अरे ये तो अलग है, ठीक है। तो मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, कभी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। तो लिखिए यही चीज़, जीव द्रव्य का वह, ये लिखवा दिया ना, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 एक्टोप्लास्ट, नंबर 2 टोनोप्लास्ट, नंबर 3 मीसोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, मीसोप्लास्ट। अब इसको थोड़ा समझते हैं, एक्टोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या। टोनोप्लास्ट तो मैंने समझा दिया था। टोनोप्लास्ट की क्या था? टोनोप्लास्ट जो रिक्तिका को चारों तरफ से घेरे हो, तो टोनोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट है कि जो बाहर वाला, ये जो बाहर वाली परत है, बाहर वाली परत है, ठीक है, ये जो बाहर वाली परत है, ये बाहर वाली परत एक्टोप्लास्ट कहलाती है। अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। टोनोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट के बीच का जो हिस्सा होता है वो मीसोप्लास्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? एक्टोप्लास्ट क्या है? बाहर, ये जो कोशिका कला से जुड़ा हुआ हिस्सा है ये आपको कहलाता है एक्टोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट है जो रिक्तिका को चारों तरफ से घेरे हो, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट के बीच का मीसोप्लास्ट कहलाता है। तो लिखिए एक्टोप्लास्ट पहले। कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग, कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग एक्टोप्लास्ट। कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग बाहरी भाग जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है, जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है, एक महीन झिल्ली के रूप में होता है, एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। एक महीन झिल्ली के रूप में होता है, ठीक है। यही है जीव द्रव्य कला। जो बाहर वाली झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका कला का ही हिस्सा है। ये कोशिका कला होती है, प्लाज्मा झिल्ली उसी का हिस्सा होती है।
एक्टोप्लास्ट उसी को बोलते हैं जो बाहर वाली महीन झिल्ली जो इसके संपर्क में है। समझ रहे हैं? कोशिका कला का, कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी भाग जो एक महीन झिल्ली के रूप में होता है, जिसे आप जीव कोशिका कला भी बोलते हैं, वही है एक्टोप्लास्ट। लिख लीजिए इसी को, इसको जीवद्रव्य कला, जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा लेमा अथवा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। प्लाज्मा लेमा तथा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका के चारों ओर, रिक्तिका के चारों ओर की एक पतली झिल्ली, रिक्तिका के चारों ओर की एक पतली झिल्ली, ठीक है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसे रिक्तिका झिल्ली भी कहते हैं, रिक्तिका कला भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मीसोप्लास्ट। नेक्स्ट है मीसोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच कोशिका द्रव्य को, एक्टोप्लास्ट और मीसोप्लास्ट के बीच कोशिका द्रव्य को मीसोप्लाज्म कहते हैं। मीसोप्लाज्म कहते हैं। आपको क्या लगता है मीसोप्लाज्म में सारे पदार्थ तो मीसोप्लाज्म में ही दिख रहे हैं ना? मीसोप्लाज्म, तो लिख लीजिए मीसोप्लाज्म में सभी कोशिकांग तथा निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं। टोनोप्लास्ट के बीच, एक्टोप्लास्ट तथा टोनोप्लास्ट के बीच मीसोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सभी कोशिकांग तथा निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं, पदार्थ पड़े रहते हैं, जिसमें सभी कोशिकांग तथा निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं। तो अब जो है हमें नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में ही, वो है सक्रिय कोशिकांग। कौन से? ये उपापचय के सक्रिय कोशिकांग। ये सारा कुछ हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। थोड़ा देर का थोड़ा सा आराम कर लो, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं, फिर इसके बाद अगले चरण में हम एक एक अंग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक।